Compute the taxable value of the perquisite in respect of medical facilities received by Mr. X from his employer during the previous year. Medical premium paid for the insurance health of the Mr. X ये exempt होता है बेटा. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स बाय हिज फैमिली डॉक्टर ये टैक्सेबल हो जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये एग्जेम्प्ट होता है. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक ग्रैंडफादर फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में आते ही नहीं है, तो इससे मतलब ही नहीं है कि हॉस्पिटल कौन सा था. ही इज नॉट ए फैमिली मेंबर, इसलिए डेफिनेटली टैक्सेबल होगा. जो एक्स की मदर थी वो डिपेंडेंट थी, फैमिली डॉक्टर ने किया, ये भी टैक्सेबल होगा. मिस्टर एक्स की सिस्टर का एक नर्सिंग होम में होता है, ये भी टैक्सेबल होगा. मिस्टर एक्स का जो ब्रदर था उसका ट्रीटमेंट हुआ, ये भी टैक्सेबल होगा. केवल दो केस में एग्जेम्प्ट होता है, या तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या फिर स्पेसिफाइड डिजीज. अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा अगर फैमिली मेंबर्स हैं. फादर का इलाज अब्रॉड करवाया गया तो एक जो ट्रीटमेंट था वो करवाया गया 55,000 और एक्सपेंसेस थे स्टेइंग अब्रॉड था 35, तो इन टोटल हो गया टोटल 90,000 रुपए और लिमिट 80,000 रुपए की लगा रखी है उसने, तो 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा. टोटल जो खर्चा किया था अब्रॉड, ट्रीटमेंट का 55, रहने खाने पीने का 35, तो 80 90 और लिमिट लगा दी थी 80 की, तो 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा. तो टोटल टैक्सेबल कितना हो जाएगा उसको हाईलाइट कर लेते हैं. एक 10,000 ये हो जाएगा, 17,000 ये हो गया, 27,000, 27 और 13 40,000, 48,000, 49 59,000 और 10 69,000. 69,000 इज द करेक्ट आंसर. 69,000 इज द करेक्ट आंसर. देखो ध्यान से, पर्क की एक तरीके से लास्ट क्लास है. जो पर्क टीच करे उसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन टीच किया. रूल 3 सब रूल 1 में यूज ऑफ मोटर कार, रूल 3 सब रूल 2, इसके बाद सर्वेंट फैसिलिटी मैंने टीच करी थी. रूल 3 सब रूल 3, इसके बाद गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर टीच किया था मैंने. रूल 3 4 के अंदर फिर टीच किया था मैंने एजुकेशन फैसिलिटी. रूल 3 सब रूल 5 के अंदर फिर टीच किया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ये सेक्शन के अंदर ही ट्रीटमेंट दे रखा है, रूल कोई नहीं होता है. फिर टीच किया था स्वेट इक्विटी शेयर्स. इसका रूल होता है 3(8) एंड 3(9). इसके बाद टीच किया था मेडिकल फैसिलिटी. रूल नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट सेक्शन में ही दे रखा था, प्रोवाइड टू सेक्शन 17(2) में. इसके जैसे कि LIC का भी सेक्शन में ही दे रखा था. इसके बाद LTC टीच किया था. इसका जो एग्जम्पशन दिया जाता है उसका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 10(5). वैसे तो जो भी एग्जम्पशन होते थे वो हमने एक्ट में ही दे रखे थे, बट LTC का जो एग्जम्पशन है उसके लिए सेक्शन 10 की हेल्प ली गई. इसके अलावा जो भी पर्क्स होते हैं उनको कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स. फ्रिंज का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट वेरी मेन, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो सेकेंडरी होता है उसको कहा जाता है आपके लिए फ्रिंज बेनिफिट्स. तो फ्रिंज एलिमेंट्स को उनको कहा जाता है जो मेन स्ट्रीम में नहीं होते हैं, जो उनके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. तो जो मेन पर्क हैं वो तो सामने लिखे हुए हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार, सर्वेंट. इसके अलावा जो छोटे छोटे से बेनिफिट्स होते हैं
जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको सरकार ने एक ही हेडिंग के अंदर निपटा दिया। इसको कहा गया फ्रिंज बेनिफिट्स, और इनका जो रूल होता है वो होता है रूल 3 और 6 और होता है 3-7। देख लो 5 के बाद हमने 8 किया था तो 3-6 नहीं था, 3-7 नहीं था, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 3-6 और 3-7। तो इसमें वो छोटे छोटे से पर्क्स दे रखे हैं, जिनको हम एटसेट्राज या अदर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो पहला पर्क मैं आपको टीच करूंगा उसका नाम होता है फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको यूज करने के लिए एसेट्स दी, मूवेबल एसेट्स दी, ये हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में किया था। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हमने किया था फर्निश्ड अकोमोडेशन, याद करो। और मैंने फर्निश्ड अकोमोडेशन के नीचे क्या लिखा था? मैंने लिखा था अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस मूवेबल एसेट्स। केवल घर मिलता है तो कहा जाता है अनफर्निश्ड। घर के साथ आपको फर्नीचर, मूवेबल चीजें भी दी जाएं, टीवी दे दिया गया, वॉशिंग मशीन दे दी गई, फ्रिज दे दिया गया, तो घर के साथ उसको बोल देते हैं फर्निश्ड। लेकिन अगर घर नहीं दिया जाए, केवल और केवल मूवेबल एसेट्स दी जाए। अगर अगर मेरा बॉस मुझसे बोले बंसल जी, मैंने कहा घर तो मेरे पास है, मुझे घर नहीं चाहिए, बोले चलो हम आपके लिए 2 एसी दे देते हैं, आपके एसी आप यूज करो, एसी के लिए हम आपको फ्रिज देते थे, आप फ्री यूज करो। तो अगर मुझे केवल एसेट्स यूज करने के लिए मिल रही हैं तो पर्क का नाम हो जाएगा फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो अगर मूवेबल एसेट्स घर के साथ मिलेंगी तो वो फर्निश्ड अकोमोडेशन ही पर्क का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन मूवेबल एसेट्स अगर अलग से दी जाती हैं तो उस पर्क को कहा जाता है फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ट्रीटमेंट वही होगा जो हमने ऑलरेडी ऊपर किया था, इसका सेम ट्रीटमेंट रहेगा। सर वो ट्रीटमेंट हमने क्या किया था? वो हमने किया था ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो देखते हैं, यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और यहां लिखा हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट होगा, और वो कितना होगा? 10% ऑफ, ये आज ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एम्प्लॉयर। और अगर हायर्ड बाय होगा तो सर हमें पता है एक्चुअल हायर चार्जेस, एक्चुअल हायर चार्जेज पेड और रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। सर बिल्कुल ठीक, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन इससे ज्यादा खास बात यहां पे जो नोट लिखूंगा वो है, उस नोट को अच्छे तरीके से कर लेना, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और वो है फ्री यूज ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर फ्री यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप होगा तो उसका हम सर टैक्स पे नहीं करते हैं, उसके लिए नॉन टैक्सेबल किया गया है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इस पर्क को इस तरीके से पढ़ना कि 2 नंबर आपके पक्के हो गए। जो नोट लिखा है उसके बिना पेपर नहीं बनता है, पेपर में फ्रीक्वेंटली आता रहता है। अगर मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा नॉन टैक्सेबल क्यों किया गया, वैसे बच्चे कभी सही जवाब देते नहीं है, इसका कभी आज तक सही जवाब नहीं मिला। अगर आप फेस टू फेस पढ़ रहे होते, हर बच्चे से पूछते तो आप भी गलत जवाब देते। तो आपके मन में आ रहा होगा काश सर हमसे पूछ ले तो हम सही जवाब दे दें, और आप बोलोगे सर ऑफिस के काम से दिया जा रहा है इसलिए सर नॉन टैक्सेबल है। हर बच्चे के मन में यही चल रहा है। अगर ऑफिस के काम से दिया गया होता तो पर्क ही नहीं बनता। कितनी बार कह चुका हूं, ऑफिस के काम से दिया जाता तो पर्क ही नहीं बनता, तो फिर टीच करने की जरूरत क्या होती। मैं आप अपने ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, वहां का लाइट का बिल आपका बॉस पे करता है, तो मैं पढ़ाऊंगा? नहीं सर, मैं तो घर का लाइट पढ़ाऊंगा आपके लिए। ऑफिस की लाइट तो है ही बॉस के पर्पज से, बॉस अपने बिजनेस के लिए दे रहा है, उसको पढ़ाना भी क्या। तो अगर ये लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफिस के पर्पज से मिलता फिर तो मैं टीच भी नहीं करता, फिर तो पर्क बनता ही नहीं, फिर तो सैलरी बनता ही नहीं। सैलरी बनेगी तभी तो नॉन टैक्सेबल बोल सकते हो ना। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर पर्सनल काम से मिला तो अभी नॉन टैक्सेबल है, और इसके पीछे था कंप्यूटर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कंप्यूटर्स की नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। जिस समय नया नया कंप्यूटर इंडिया में आया था, लैपटॉप इंडिया में आया था, उस समय बहुत महंगा हुआ करता था, जबरदस्त, लोग खरीद नहीं पा रहे थे।
तो अगर खरीद नहीं पाओगे आप तो यूज करना कैसे आएगा, आपके लिए यूज करना नहीं आएगा। तो उस समय के जो हमारे नेता थे वो पहले ही पहचान गए, लॉ मेकर्स जो थे, कि फ्यूचर में कंप्यूटर का हिट, तो कंप्यूटर को प्रमोट करना जरूरी था। और उस समय बड़े स्केप्टिकल थे लोग कंप्यूटर्स के लिए लेके, जब जितनी भी ब्रांचेस थी उनके लिए किया गया था कंप्यूटराइज, तो जो बैंक के एम्प्लॉइज थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, उनको लगता था हमारी नौकरी चली जाएगी। यस, बैंक के एम्प्लॉइज को लगा हमारी नौकरी चली जाएगी, उनको लगा सारा काम कंप्यूटर कर देगा, तो जो अकाउंटेंट होता है, टेलर होता है, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये भूल गए कंप्यूटर को चलाने के लिए भी किसी न किसी आदमी की जरूरत होगी, तो जॉब बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कम नहीं हुआ। फिर एक अलग से डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना, जो सर्वर को मेंटेन करता था, सॉफ्टवेयर को देखता था, हर फाइल को एक बैकअप लेके रखता था, डेटा बना के। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन उस समय आदमी को ऐसा लगता था, तो कंप्यूटर लोग करने को तैयार नहीं थे उस जमाने में। आज देखो कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं चल रही है, आपके हाथ में चलते फिरता मोबाइल है, दैट इज ऑल्सो द कंप्यूटर, पूरे दिन सुबह से शाम तक आप उसी के अंदर लगे रहते हो, तो वो जरूरी होता है। तो उस समय जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह थी वो अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप और कंप्यूटर दिया करती थी कि ले जाओ यूज करो, क्योंकि उन्हें पता था कुछ टाइम तक ये यूज करेंगे तो हैबिट पड़ेगी इनकी, तो कम से कम ऑफिस को हम कंप्यूटराइज करेंगे तो काम में आएगा। अब उस समय सरकार टैक्स लेती तो एम्प्लॉय अनमना हो जाता, वो कहता इतनी महंगी चीज हम ले रहे हैं, हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो कंप्यूटर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने उस जमाने में इस पर्क में लिख दिया कि अगर कंप्यूटर लैपटॉप दिया जाएगा तो वो नॉन टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद जो सेकंड पर्क है वो बहुत ही बेहतरीन पर्क है, और उसको कहा जाता है सेल ऑफ मूवेबल एसेट एट ए नॉमिनल प्राइस। ये सेकंड फ्रिंज बेनिफिट है, सेल ऑफ मूवेबल एसेट एट ए नॉमिनल प्राइस। हाईलाइट कर रहा हूं सेल वर्ड के लिए, और ऊपर लिखा हुआ था यूज। यूज और सेल में डिफरेंस होता है। यूज का मतलब होता है ओनरशिप राइट आपके पास नहीं है, जब भी बॉस चाहेगा तो आपसे वापस ले लेगा। और सेल का मतलब होता है कि चीज आपकी हो चुकी है, आपको सस्ती चीज दे दी गई और उसको आप अब यूज कर सकते हो। सर एग्जाम्पल देके समझा सकते हो? हाँ, मेरे बॉस ने, सपोज करते हैं, मेरे बॉस ने एक लैपटॉप परचेज किया था, लैपटॉप 60,000 रुपए का परचेज किया था, और परचेज किया था उसने 15 नवंबर 2019 के लिए। फिर उसने मुझे ऑफर दिया, उसने मुझसे कहा बंसल जी 11 दिसंबर 2022 को आपको ये लैपटॉप खरीदना है। मुझे अच्छा लगा, बोला केवल 2,000 रुपए का दे दूंगा, सोल्ड। और मेरे बॉस ने मुझे ये लैपटॉप केवल 2,000 रुपए का बेच दिया 11 दिसंबर 2022 को। तो सैलरी का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। इतनी महंगी चीज सस्ती मिल जाए, ये भी तो आपने पैसा कमाया, ये भी तो आपको बेनिफिट हुआ। तो आपके एम्प्लॉयर ने नॉमिनल प्राइस का मतलब होता है नाम मात्र के प्राइस पे, बहुत सस्ते प्राइस पे किसी हेड को अगर बेच दिया तो वो भी तो आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो इस पर्क का नाम होता है। सर आपने कहा लैपटॉप तो नॉन टैक्सेबल होता है, फ्री यूज नॉन टैक्सेबल होता है, फ्री यूज। अगर बॉस सेल कर रहा है तो अपनी मर्जी से आप खरीद रहे हो ना, तो अपनी मर्जी से आप खरीद रहे हो, सस्ता खरीद रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना चाहिए। तो मैं बच्चों से पूछता हूं कितना बेनिफिट हुआ, तो कई बार बच्चे बोल देते हैं 58,000। दैट इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इतने साल का डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। आप बॉस ने यहां से लेके यहां तक यूज किया तो इतने टाइम का डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आप कोई नया लैपटॉप लेने को जाओगे तो 60 का ले आओगे? अगर किसी के पास सेकंड हैंड लैपटॉप है और बोले मैं 60 का बेचूंगा, तो क्या 60 का लोगे? आप क्या बोलोगे? भाई तूने भी तो यूज किया था। तो पहले हम 60,000 रुपए में से क्या करेंगे, हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, और डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी उसको हम देखेंगे, वो चीज हमें 2,000 रुपए की मिली, और ये निकल के आएगा आपका टैक्सेबल वैल्यूशन, और इस पे आपके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दो बातें मैं आपको बता दूं। तो पहली बात इसके अंदर लिखी हुई है, डेप्रीशिएशन शैल बी चार्ज्ड ओनली फॉर completed years beginning from the date on which asset was put to use।
जिस डेट पे बॉस ने उसको यूज करना शुरू किया था उस डेट से आपको कंप्लीटेड ईयर्स बनाने हैं, कंप्लीटेड ईयर्स उस डेट से बनाने हैं, ना तो कैलेंडर और ना फाइनेंशियल ईयर। जिस डेट पे बॉस ने यूज करना शुरू किया, पुट टू यूज, उस डेट से आपको बनाने हैं आपके कैलेंडर ईयर्स। तो इस डेट पे बॉस ने खरीदा और हम ये मानते हैं इसी डेट पे उसने यूज करना भी शुरू कर दिया। तो पहला साल हम कहां से कहां तक का लेंगे? 1 नवंबर 2019 से लेके 14 नवंबर 2020 तक हम लेंगे पहला साल। आपको ना तो कैलेंडर ईयर लेने हैं ना फाइनेंशियल ईयर। जिस डेट पे बॉस ने पुट टू यूज किया उस डेट से 12-12 महीने की आपको साइकिल्स चलानी है। अब अगली साइकिल कब पूरी होगी? 15 नवंबर 2020 से लेके 14 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट साइकिल कब चलो शुरू हो जाएगी? 15 नवंबर 2021 से लेके 14 नवंबर 2022 तक। लेकिन इसके बाद उसको बेच दिया गया था 11 दिसंबर 22। इसके बाद का जो ईयर होगा वो शुरू होगा 1 नवंबर 2022 से और वो खत्म होता 14 नवंबर 23। लेकिन इसके बीच में तो बेच दिया गया, इस पे क्रॉस लगा लो, ये इनकम्प्लीट रह गया। केवल और केवल जो ईयर कंप्लीट होंगे तो कंप्लीट ईयर्स कितने निकल के आए? 3 साल निकल के आए। केवल 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और वो डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से नहीं होगा, डेट ऑफ पुट टू यूज से होगा। अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये दे रखा हो कि बॉस ने खरीदा 1 अप्रैल को और यूज करना शुरू किया 1 जून को, तो हम जो ईयर बनाना शुरू करेंगे वो 1 अप्रैल से बनाना शुरू नहीं करेंगे, 1 जून से। पुट टू यूज बाई एम्प्लॉयर, चलो यहां पे बाई एम्प्लॉयर भी लिख देता हूं। जिस डेट पे बॉस ने यूज करना शुरू किया उस डेट से आपको 12-12 महीने की साइकिल्स बनानी पड़ेगी। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर मैं अज्यूम कर रहा हूं परचेज एंड पुट टू यूज, परचेज एंड पुट टू यूज। जिस डेट पे बॉस ने खरीदा उस डेट पे बॉस ने यूज करना भी शुरू कर दिया। अगर पैकेट में बंद रहता और 3 महीने के बाद बॉस ओपन करके यूज करता तो 3 महीने के बाद से हम साइकिल्स बनाते। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा वो डिपेंड करता है आइटम कौन सा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं तो 50% WDV लगाया जाता है। अगर आपके लिए मोटर कार होती है, मोटर कार जिसको कार भी कह सकते हो, तो 20% WDV लगेगा। सर कार तो आपने टीच कर दिया, वो कार का यूज था, लेकिन यहां कार का सेल है। एक महंगी कार आपको सस्ती बेच दी गई और इसके अलावा कोई अदर्स आइटम्स होगा, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे कि फर्नीचर हो गया, अलमीरा हो गया, तो उस पर 10% लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 2 पे लिखा हुआ है WDV, लेकिन तीसरे वाले पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से पता होगा WDV SLM के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि मैंने लैपटॉप लिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, तो लैपटॉप इज द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो रेट क्या हो गया? 50% WDV हो गया। और कितने साल का? 3 साल का। तो अब पूरा करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 60,000 रुपए का मेरे बॉस ने खरीदा था, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और 50% से हो जाएगा 30,000। तो WDV कितनी बचेगी? वो आ जाएगी 30,000। फिर यहां से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का, वो बचेगा 15,000, क्योंकि WDV में WDV वाली वैल्यू पे निकालोगे तो बच गया 15,000। फिर यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 7,500, तो WDV कितनी बचेगी? 7,500। तो जिस चीज की आज प्रेजेंट वैल्यू 7,500 रुपए निकल के आई, वो मेरे बॉस ने मुझे मात्र 2,000 रुपए की बेच दी। तो अब टैक्सेबल वैल्यूशन निकल के आ गया 5,500, तो मेरी वैल्यू के अंदर, मेरी सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा 5,500। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार आता है, ढंग से कर लेना। डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ओनली फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, लेकिन यहां कंप्लीट का मतलब कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर नहीं है। जिस डेट पे बॉस ने यूज करना शुरू किया वहां से 12-12 महीने की साइकिल्स चलाई जाएंगी। और दूसरी बात मैंने ये बताई, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, जिनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहते हैं, उस पर 50%। बच्चे कहते हैं सर फ्रिज, फ्रिज इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रिज इज द इलेक्ट्रिकल आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम पे 10% लगेगा और मोटर कार पे लगेगा 20%। तो इन द गिवन एग्जाम्पल कंप्लीटेड ईयर जो निकल के आए वो 3 साल निकल के आए और WDV आपकी 50% है।
तो 60 का आधा होता है 30, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 7.5। और जो 7,500 रुपये का लैपटॉप था वो मेरे बॉस ने मुझे 2,000 रुपये का बेच दिया, तो मेरी सैलरी में कितना ऐड किया जाएगा? 5500 रुपये मेरी सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा। तो 2 पर्क मैंने आपको टीच करे। इन दोनों में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप, वरना फिर मैं तीसरा पर्क टीच करूंगा बेटा। देखिए बेटा, 2 पर्क मैंने आपको टीच कर दिए। तीसरा पर्क है फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट बहुत आता है पेपर में, सीरियसली करना आप। सपोज करते हैं मुझे 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एसबीआई के पास जाता हूं तो एसबीआई कहती है 9% के रेट से आपको 27,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। मेरे बॉस ने कहा बंसल जी कहां आप इतना पे करोगे, आप हमारी प्राइम एम्प्लॉय हो, बेस्ट फैकल्टी हो आप हमारे इंस्टीट्यूट के, हम आपको फ्री में लोन देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे कहा कि हम आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे 0%, और मुझसे इंटरेस्ट नहीं लिया गया। अब ये भी तो बेनिफिट देने का तरीका हो गया। मैंने फिर कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम? जो भी कमाओ, बैंक को 27,000 रुपये देने पड़ते और वही चीज आप फ्री में एंजॉय कर रहे हो, तो आपका कितना बेनिफिट हो गया? 27,000 रुपये का बेनिफिट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आई नीड 3 लाख रुपीज टू बाई ए कार। If I borrow from the SBI, I am required to pay at the rate of 9% per annum, and that is rupees 27,000. My employer offered rupees 3 lakh at the concessional rate. He said आप 9% की जगह पे कर सकते हो केवल 3%, और मैंने 9,000 रुपये पे किए। क्या मेरा बेनिफिट हुआ? हाँ। या तो कह दो सर 6% पर एनम का बेनिफिट हुआ, या कह सकते हो आपको सर 18,000 रुपये का बेनिफिट हुआ। जो चीज मार्केट से आपको 27,000 रुपए की मिलती, वो चीज आपके बॉस ने आपको 9,000 रुपए की दे दी। सैलरी मैंने पहली क्लास में क्या बोला था याद करो, एनी बेनिफिट वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, टेंजिबल इनटेंजिबल, कैश में काइंड में, जो कुछ भी आप अपने बॉस से कमाते हो उन सबका टोटल करते हुए चलो। और अगर ये आपको सैलरी लेंदी लग रही है तो आपकी गलती है, आप सैलरी का कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सैलरी सबसे इजी हेड है, जो भी मिल रहा है केवल टोटल करते हुए चल रहे हैं, और जो भी टोटल निकल के आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को बना दिया, टैक्सेबल वैल्यूएशन रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस रेट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर इनटू अमाउंट ऑफ लोन। सर बिल्कुल ठीक, पहले वाले केस में 9% में से 0% माइनस किया इंटू 3 लाख, 3 लाख का 9% 27,000। दूसरे वाले केस में 9 में से 3 माइनस किया 6%, और 3 लाख का 6% 18,000। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, टैक्सेबल वैल्यूएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर माइनस रेट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इनटू अमाउंट ऑफ लोन। लेकिन 2 बातें ध्यान रखना, केवल एसबीआई के रेट से ही कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंट बैंक के डिफरेंट रेट्स होते हैं। सपोज करते हैं ये लोन मैंने अपने बॉस से कार खरीदने के लिए लिया था, तो एसबीआई का भी कार के लिए देखेंगे। अगर ये लोन मैं घर खरीदने के लिए लेता तो एसबीआई का घर वाला देखते। अगर ये मैं पर्सनल लोन लेता तो एसबीआई का पर्सनल लोन का रेट देखते कितना चल रहा है। तो इस हिसाब से हम एसबीआई के रेट से ही करेंगे, किसी और बैंक के रेट से नहीं करेंगे। और दूसरी बात, एसबीआई का रेट भी हम प्रीवियस ईयर की पहली डेट पे जो चल रहा होगा वो लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर भी तो रेट चेंज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ करते हैं 9.5% कार का रेट था एसबीआई का, फिर बाद में 8.75 हो गया, फिर उस ईयर के बाद 8.25 हो गया। तो बताओ किस रेट से कंपैरिजन करें? तो जिस ईयर का टैक्सेबल वैल्यूएशन निकाल रहे हैं उस ईयर की 1 अप्रैल को जो रेट चल रहा होगा हमेशा उसी से कंपैरिजन किया जाएगा।
तो इसमें एक दो बातें खास हैं, उन खास बातों को देख लो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? जब तक ये लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2022 को मैंने अपने बॉस से 5 लाख रुपए का लोन लिया। एसबीआई रेट चल रहा था, वो चल रहा था 9% पर एनम, और जो बॉस ने रेट लगाया वो लगाया 6% पर एनम। बॉस ने कहा वापस कैसे करोगे, रीपेमेंट कैसे करोगे? तो मैंने कहा सर ऐसा करते हैं, हर महीने की 25 तारीख को मैं वापस कर दूंगा सर 50,000 रुपए या 25,000 रुपए, 25,000 ऑन 25th ऑफ ईच मंथ। मैंने कहा सर हर महीने की 25 तारीख को मैं आपको 25,000 रुपए दे दिया करूंगा। बोला ठीक है। अब मैंने 5 लाख रुपए लिए अप्रैल में, और 25 अप्रैल को मैंने बॉस को 25,000 रुपए वापस कर दिए। फिर इसके बाद मैंने 25 मई को 25 और वापस कर दिए, 25 जून को 25 और वापस कर दिए। तो हर महीने की 25 तारीख को मैं 25,000 रुपए करके अपने बॉस के लिए वापस करता रहा। ध्यान से देखना, जो मैं आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। सरकार कहती है कि अगर इस तरीके से निकालोगे तो देश का भी पंगा पड़ जाएगा बार बार। फिर पहले 25 दिन का निकालो, फिर 5 दिन का निकालो, और हो सकता है कभी आगे पीछे भी वापस करो, महीने में 2 बार भी कोई वापस कर दे, फिर तो डेज का हिसाब भी लगाते रहो। तो सरकार ने कहा नहीं, किसी भी महीने के एंड में जो आउटस्टैंडिंग होगा हम ये मानेंगे उस महीने आपने उतना पैसा यूज किया था। तो सरकार ने यहां पे लिखा 31 अप्रैल, 30th होती है अप्रैल में, 31 दिन नहीं होते हैं, 22। सरकार ने मुझसे ये पूछा बंसल जी ये बताओ अब 30 अप्रैल को कितना पैसा आउटस्टैंडिंग था? तो आउटस्टैंडिंग कितना था? तो मैंने कहा 4,75,000 रुपए। मैंने कहा 4,75,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था अप्रैल के महीने में। आखिरी अप्रैल के महीने में नहीं, आखिरी डेट पे 30 अप्रैल के लिए, 30th अप्रैल के लिए। तो सरकार ये मानेगी पूरे अप्रैल के महीने में मैंने 4,75,000 रुपए को यूज किया। हालांकि मैंने 25 दिन यूज किया 5 लाख रुपए के लिए, और 5 दिन यूज किया 4,75 के लिए, लेकिन 4,75 तो मैंने पूरे साल के लिए, पूरे महीने के लिए यूज किया ही किया ना। अगर महीने के एंड में 475 आउटस्टैंडिंग है तो एक बात श्योर है, उस महीने कम से कम मैंने 475 तो यूज किया ही ना। फिर सरकार मुझसे पूछेगी बंसल जी 31 मई 22 को कितना आउटस्टैंडिंग था? तो मैंने कहा 4,50,000। अब भले ही मैंने थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन कम से कम पूरे महीने कितना यूज किया? अगर 31 मई को 450 आउटस्टैंडिंग था तो वन थिंग इज श्योर कि मई में जो मैंने पूरे महीने पैसा यूज किया है वो कम से कम 4,50,000 रुपए तो यूज किया ही किया है। तो जो महीने के बीच में वापस करोगे सरकार उसका हिसाब नहीं चाहती है। सरकार ये पूछती है कि आखिरी दिन कितना आउटस्टैंडिंग था। फिर सरकार मुझसे पूछती है बंसल जी 30 जून को कितना आउटस्टैंडिंग था? तो मैंने कहा 25 मैंने वापस कर दिया होगा, तो 4,25 रह गया। तो अप्रैल के महीने में जो मैं टैक्स पे करूंगा, देखो 4,75 का मैं टैक्स पे करूंगा, 4,75,000 रुपए। 5 लाख का कंसिडरेशन ही नहीं है, क्योंकि 25 अप्रैल को मैंने 25 वापस कर दिया था, उस 25 पर सरकार को टैक्स नहीं चाहिए। जो महीने के एंड में होता है उस महीने का वो केवल लोन माना जाता है। और कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ? 3% का। एसबीआई का रेट 9% और बॉस का रेट 6%, 3% का बेनिफिट हुआ, और कर देंगे 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि अप्रैल का बेनिफिट निकालना है। फिर मई में कितना बेनिफिट हुआ? तो 4.5 लाख रुपए था, और 3% से बेनिफिट हुआ, लेकिन ये रेट तो एनुअल दे रखा है, एक महीने का निकालना है तो 1/12 कर दिया जाएगा। जून का कितना बेनिफिट हुआ? 4,50,000 इंटू 3%। तो सर इस तरीके से 12 बार करना पड़ेगा? हाँ 12 बार करना पड़ेगा। अप्रैल का निकालना पड़ेगा, मई का निकालना पड़ेगा, जून का निकालना पड़ेगा। तो टाइम बहुत खर्च हो जाएगा, ये पेपर में कभी नहीं आएगा, नेवर। नो,
ये तो लॉजिक देने के लिए सिखा रहा हूं। अब वो एग्जाम्पल जो एग्जाम के अंदर आता है, जो आपसे एमसीक्यू के तरीके से भी पूछ लेते हैं, मिस्टर एक्स बोरोड ₹3 लाख from his employer on 1st April 2002 at the rate of 4.5% per annum. SBI rate as on 1st April 22 9.5% per annum. He repaid 1,50,000 on 20th October 2022 and balance was outstanding till the end of year. उसने अपने बॉस से 1 तारीख को 3 लाख रुपए बोरो करे। बॉस ने कहा मैं इंटरेस्ट लूंगा 4.5% और उसी काम का एसबीआई का चल रहा था 9.5। उसने अपने बॉस को 20 अक्टूबर को वापस कर दिया 1,50,000 रुपए और बाकी पूरे साल में वापस नहीं किया, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बस ये टफेस्ट पॉइंट है जो आएगा, इससे टफ क्वेश्चन, ये तो इजी है, इसको मैं टफेस्ट बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अप्रैल से लेके हम देखेंगे अप्रैल में कितना आउटस्टैंडिंग था। तो सर अप्रैल से लेके सितंबर तक जो आउटस्टैंडिंग था वो 3 लाख रुपए था। लेकिन अक्टूबर के एंड से लेके जो मार्च 23 के एंड तक जो आउटस्टैंडिंग था वो 1,50,000 था। सर डेट नहीं देखेंगे, नहीं डेट नहीं देखेंगे, हम महीने का एंड देखेंगे। अप्रैल के एंड में आउटस्टैंडिंग 3 लाख, सितंबर के एंड में 3 लाख, लेकिन अक्टूबर में बीच में वापस किया, लेकिन अक्टूबर के एंड में कितना था 1,50। तो एक बात तो श्योर है, अक्टूबर में कम से कम 1,50 तो आपने एंजॉय किया। तो अक्टूबर के बीच में कितना वापस किया इससे मतलब नहीं है, अक्टूबर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था 1,50,000 रुपए। तो 3 लाख इंटू कितना बेनिफिट हुआ, 9.5 में से 4.5 माइनस करेंगे 5% और 6/12। सर 6/12 क्यों करेंगे, क्योंकि ये रेट दे रखा है एनुअल और हमें 6 मंथ्स का निकालना है, हमने 6 मंथ्स का निकाल दिया प्लस। अब 1,50,000 रुपए था, इसका 5% इंटू 6/12। 5% क्यों, क्योंकि बॉस ने 4.5% लिया, एसबीआई वाज 9.5%, द बेनिफिट इज 5% और 6 महीने, क्योंकि 6 महीने और 6 महीने इसको हम कंप्यूट कर लेंगे। तो ये 15,000 रुपए का आधा आ जाएगा, 7,500 रुपए आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके लिए 23750। अगर मैं सही कर रहा हूं तो 11,250 रुपए आपका आंसर निकल के आएगा। इस सैलरी पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एज ए परकेजेट ये आपकी सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन 2 बातें मैं और बता दूं आगे चलने से पहले। वो 2 बातें यहीं पे नोट लिख लेना, जब अपने आप नोट्स बनाओगे तो मेरी बुक आपके पास है। मेरे बुक के पेज नंबर 41 पे ये वाला पर्क दे रखा है और आप अच्छे तरीके से देख लो। सबसे पहली बात तो मैंने बता दिया वाला पॉइंट, इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं, इनको समझ लो। दूसरा पॉइंट देख लो, इफ अमाउंट ऑफ लोन इज पैटी नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 20,000 नो वैल्यू वुड बी चार्ज। नो वैल्यू वुड बी चार्ज का मतलब हो गया नॉन टैक्सेबल। अगर 1 साल का टोटल लोन 20,000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रहा है, केवल 20,000 रुपए एग्रीगेट, ऐसा मत करना पहले 10 लिया फिर 10 लिया फिर 10 लिया फिर 10 लिया तो 40 मान लिया जाएगा। एग्रीगेट एक बार में 1 साल में जो भी लोन लिया गया, अगर वो टोटल 20,000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रहा है तो सरकार कहती है हमें टैक्स नहीं चाहिए, इसको हमने माफ कर दिया। बोले 20,000 रुपए के ट्रांजेक्शन तो हो ही जाते हैं, कभी मैं घर पे वॉलेट भूल गया, बॉस से मैंने कह दी सर 5,000 रुपए दे दो, फिर वापस कर दिए, सरकार इसको लोन नहीं मानती है अगर पूरा 20,000 रुपए तक का है। अगर लोन किसी ऐसी डिजीज के लिए लिया गया है जो कि 3A के अंदर स्पेसिफाइड है,
याद करो, कल ही मैंने मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर वो उन बीमारियों के नाम नेट पे दिखाए थे कि कौन कौन सी इसके अंदर, जिसमें सर्जिकल ऑपरेशन होता है। तो अगर कोई फैमिली मेंबर या एम्प्लॉय किसी ऐसी डिजीज से सफर करता है और उसने उस काम के लिए लोन लिया हुआ है, लोन इज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन कौन सी मेडिकल वो ट्रीटमेंट जो रूल 3A में डिजीज लिखी हुई है, तो नो वैल्यू वुड बी चार्ज, इसका मतलब हो गया नॉन टैक्सेबल। मैंने कहा सरकार मेडिकल फैसिलिटी को एग्जाम करना चाहती है, उसके लिए लोन भी ले रहे हो, तब भी सरकार कहती है नहीं, हमें आपसे टैक्स नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट हेल्थ हर आदमी की प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप इलाज करवाओ, हमें आपसे टैक्स नहीं चाहिए। तो इन 3 बातों को अच्छे तरीके से देख लो। एक पॉइंट तो मैंने पढ़ा दिया, और ये 2 पॉइंट जो नोट्स बनाओ यहां से कॉपी करके रख लेना। ये पेपर में एमसीक्यू के तरीके से बहुत ज्यादा आता है। अगर 20,000 रुपए तक का लोन है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने कही, अगर रूल 3A के अंदर जो डिजीज है उनके इलाज के लिए लोन लिया गया तो उसके अंदर नो वैल्यू वुड बी चार्ज, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। अब बाकी के फ्रिंज बेनिफिट्स के सारे निपटा देते हैं, कौन कौन से हैं। सर आपने 3 क्यों पढ़ा है? क्योंकि 3 के लिए पेपर की जरूरत थी। अब बाकी जो पढ़ाऊंगा उसके लिए मुझे पेन टच भी नहीं करना पड़ेगा, अब मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते चले जाओगे। फ्रिंज बेनिफिट्स के कौन कौन से 3 पढ़ा दिए, आखिरी वाले 3 मैंने पढ़ा दिए, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, इंटरेस्ट फ्री लोन और फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अब इसके बाकी के सर, हाँ बाकी के मैं आपको 2 मिनट में खत्म करता हूं और आपकी सैलरी के सारे पर खत्म हो जाएंगे। इसमें पहले दे रखा है फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग टू इट्स एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग टू एम्प्लॉय, जैसे कोई ऐसी कंपनी है जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब बॉस का काम ही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, वो लोगों को जगह जगह भेजता है, उसकी बसेस वगैरह चलती हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि चलो तुम भी घूमने के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक सपोज करते हैं एम्प्लॉयर है जिसकी बसेस चलती हैं, उसकी बसेस दिल्ली से जा रही हैं देहरादून। उसका एम्प्लॉय कहता है सर मुझे और मेरी वाइफ के लिए भी देहरादून जाना है, क्या मैं बस में चले जाऊं? बॉस कहता है चले जाओ, तुमसे हम पैसे नहीं लेंगे। तो अब बॉस ने उससे पैसे नहीं लिए, सपोज करते हैं पब्लिक से 500 रुपए पर पर्सन का किराया लेता है, लेकिन अपने एम्प्लॉय से जरा भी पैसा नहीं लिया, तो एम्प्लॉय कितना बेनिफिट हुआ? 1,000 रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉय को हुआ। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, छोटी सी बात, वैल्यू एट विच द एम्प्लॉयर ऑफर सच बेनिफिट टू द पब्लिक। तो जो पब्लिक से आप पैसा चार्ज करते हो, अपने एम्प्लॉय से नहीं ले रहे हो, तो वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट बन जाएगा और एम्प्लॉय को 1,000 रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ये उसकी सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर रेलवे और एयरलाइंस, ये तो बहुत ही ढंग से कर लेना, रेलवे और एयरलाइंस नॉन टैक्सेबल होता है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर एयरलाइंस और रेलवे अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट्स देती हैं, अगर सपोज करते हैं रेलवे दिल्ली से मुंबई जा रही है और रेलवे का कोई एम्प्लॉय रेलवे में जा रहा है और रेलवे कहती है आप फ्री में चले जाओ, कोई बात नहीं, तो रेलवे अगर पैसा चार्ज नहीं कर रही है तब भी उसके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इंडिगो की फ्लाइट अगर दिल्ली से मुंबई जा रही है और इंडिगो का कोई एम्प्लॉय कहता है सर मुझे जाना है, मेरी वाइफ को जाना है, और उसके लिए फ्री में भेज दिया जाता है, तो टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो टूर एंड ट्रैवल्स वाला एग्जाम्पल लिया, मैंने बसेस वाला एग्जाम्पल लिया। रेलवे और एयरलाइंस के केस में इस पर्क के लिए नॉन टैक्सेबल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पर्क है ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन। अगर एम्प्लॉय कहीं घूमने जाता है टूर पे, तो उसके जो ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं, वहां घूमने के खर्चे होते हैं और खाने पीने का खर्चा होता है, अगर वो बॉस ने दिया। सर एलटीसी कुछ खास एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन ये वाला फर्क तो कोई भी अपने एम्प्लॉय को दे सकता है। क्वेश्चन में एलटीसी दे रखा होगा तो एलटीसी के नाम से दे रखा होगा, और पहली बात उसमें छुट्टियों में जाओगे आप, और केवल ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस थे उसके अंदर, केवल ट्रैवलिंग के थे, उसके अंदर और कोई खर्चा नहीं था, केवल ट्रैवल का था आपका स्टेशन टू स्टेशन, और वो एलटीसी के नाम से ही मिलेगा और सब एम्प्लॉय को मिल भी नहीं सकता है। लेकिन जहां मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, वो मुझसे कह सकती है बंसल जी जाओ घूमने जम्मू कश्मीर के लिए, हम, और यहाँ पे सारे खर्चों की बात चल रही है, हम आने जाने का भी देंगे, हम टूरिंग भी करेंगे, वहां खाने रुकने खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे, तो इसको हम एलटीसी नहीं बोलेंगे, फिर ये आएगा ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन के नाम से, और ये पर्क हमेशा फुली टैक्सेबल होता है।
एलटीसी को एग्जेम्प्ट किया गया, एलटीसी के नाम से मिलेगा तभी एग्जेम्प्ट होगा और स्टेशन टू स्टेशन कवर होगा। लेकिन अगर ट्रैवलिंग टूरिंग एकोमोडेशन के नाम से फर्क है, पेपर में बहुत रेयरली आता है, मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा पेपर में आते हुए, कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ इतना मैं बता दूं, इसके फुली टैक्सेबल होता है। बॉस जो भी खर्चा करेगा एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इतना पढ़ा रहा हूं तो छोटी सी एक बात और भी पढ़ा दो, छोटी सी बात है, पढ़ लो, पेपर में आने के चांसेस नहीं है। सच फैसिलिटीज अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट्स दिया जाता है कि वो घूमने के लिए जा सकते हैं। तो बॉस जो भी खर्चा करेगा वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे एम्प्लॉयर ने ये कहा कि 50 एम्प्लॉय हैं, उसने सबका टिकट बुक कर दिया, या उसने क्या करी, उसने एक कर ली, जो टेम्पू ट्रैवलर आता है वो कर लिया उसने, टेम्पू ट्रैवलर 50 के लिए बड़ा कर ली, चलो बस कर ली पूरी एक, और उसके अंदर ले गए, वहां पे होटल भी बुक करवाया, अपने एम्प्लॉय घुमाया फिराया भी, और 50 एम्प्लॉय को ले गया और खर्चा किया उसने, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख को 50 से डिवाइड कर दो, तो एक आदमी के हिस्से में जो आएगा वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तुम्हें बेनिफिट देने के लिए बॉस ने इतना पैसा खर्च किया, हर इतना पैसा खर्च किया तो इस पर टैक्स पे करो। लेकिन अगर ये सारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नॉट यूनिफॉर्मली अवेलेबल, मेरी कंपनी कहती है बंसल जी यू आर द प्राइम फैकल्टी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, यू आर द बेस्ट, हम केवल आपको भेज रहे हैं, आप चले जाओ उदयपुर जोधपुर घूमने के लिए और हम आपका खर्चा करने को तैयार हैं। तो बॉस ने कितना खर्चा किया इससे मतलब नहीं है, कितना टैक्सेबल होगा, वैल्यू एट विच सच फैसिलिटीज आर ऑफर्ड बाई अदर एजेंसीज टू द पब्लिक। तो हम ये देखेंगे अगर मैं किसी और एजेंसी के थ्रू जोधपुर घूमने के लिए जाता तो कितना खर्चा होता, तो जितना खर्चा और एजेंसीज पब्लिक को ऑफर कर रही हैं वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बॉस ने अगर 40,000 रुपए भी खर्चा किया, लेकिन पब्लिक के लिए जो बाहर की एजेंसीज ऑफर कर रही हैं जोधपुर के टूर का, वो कर रही हैं 35,000 रुपए का, तो 35,000 रुपए टैक्सेबल होगा, और वो ऑफर कर रही हैं 45,000 रुपए का, तो 45,000 रुपए टैक्सेबल होगा। तो यूनिफॉर्मली सब एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो हम बॉस का खर्चा देखते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को मिल रहा है, यूनिफॉर्मली सबको नहीं मिल रहा है, तो हम बॉस का खर्चा नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे अगर बाहर से सेम चीज अरेंज करते तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता, और वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, आने के चांसेस बहुत कम। इसके बाद नेक्स्ट पर्क है लंच एंड रिफ्रेशमेंट इन द वर्किंग आवर्स। इन द वर्किंग आवर्स, जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें लंच दिया जाता है। तो भैया बॉस को लंच देना भी चाहिए, 9 से 5 आदमी कहां लंच करेगा, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है, तो आप उसके लिए लंच प्रोवाइड करो। तो अगर ऑफिस आवर्स में लंच दिया जाता है तो 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होता है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इंटू -50 पर मील। तो फूड खाना दिया गया, नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस दिए गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लस्सी वगैरह, जूसेस वगैरह दिए गए इन ऑफिस प्रेमिसेस, ऑफिस प्रेमिसेस में, या फिर नॉन ट्रांसफरेबल पेड वाउचर्स यूजेबल एट द ईटिंग जॉइंट्स, और वर्किंग आवर्स भी होना चाहिए। जैसे हल्दीराम के कूपन्स ले लिए और वो कूपन हर एम्प्लॉय को दे दिया कि आप हल्दीराम पे ये कूपन दिखा देना और वहां पे जाके आपको एक थाली मिल जाएगी, आप थाली खा लेना। तो या तो खाना खिला दो, ये ईटिंग जॉइंट्स होते हैं मतलब रेस्टोरेंट वगैरह, वहां के आपने नॉन ट्रांसफरेबल अगर वाउचर्स भी दे दिए तो अभी तो आप खाना खाओगे ना। तो अगर आपने बॉस ने आपको 150 रुपए का वाउचर दिया, 150 रुपए का आपने खाना खाया, तो 50 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और 100 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। सरकार ये मानती है ये खाना अच्छा खासा 50 रुपए में आ जाता है, सरकार इसलिए 50 रुपए, खाना तो 500 का भी आ सकता है, खाना तो एक आदमी का 5,000, आप 5 स्टार में खाओ तो 5,000 रुपए का खाना आ जाएगा। सरकार ये मानती है एक अच्छा खाना रीजनेबल 50 रुपए का आ सकता है, इसलिए सरकार 50 रुपए पर मील के हिसाब से एग्जाम कर रही है। लेकिन ऑफिस प्रेमिसेस में दिए हों और जो ड्रिंक होनी चाहिए वो नॉन अल्कोहलिक होनी चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिफ्रेशमेंट दिया जाता है जिसको ब्रेकफास्ट भी कहते हैं, जिसको टी और स्नैक्स कहा जाता है, सरकार ने उसके लिए नील किया हुआ है एग्जाम, उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कल भी मैं बैच में बच्चों को बता रहा था कि जो चाय होती है वो अमृत होती है, वो हर किसी को पीनी चाहिए। चाय जो लोग नहीं पीते हैं वो जिंदगी में बहुत कुछ खो रहे हैं, चाय के बिना जिंदगी अधूरी है, कुछ कुछ ऐसा सा लगेगा तुमने जिंदगी में पूरा नहीं किया। और मेरी बात को आज इनकम टैक्स से बढ़ने ने वैलिडेट कर दिया। सरकार कहती है चाय तो नेसेसिटी होती है, चाय पर टैक्स कैसे ले सकते हैं हम। देखो सरकार जो टैक्स के पीछे पागल रहती है, हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए, और चाय पर टैक्स छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है? चाय अमृत के समान होता है, तो चाय जो लोग नहीं पीते हैं उनको आज ही शाम से चाय शुरू कर देनी चाहिए। कॉफी पीते हैं सही है, बट कॉफी कैन नेवर बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द टी।
चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है कॉफी। चाय को बदनाम मत करो यार कॉफी बोल के या फिर ग्रीन टी बोल के, यार ये सब बदनाम करने वाली चीजें हैं। चाय चाय होती है जो दूध, चाय पत्ती, चीनी और थोड़ी बहुत अदरक डाल दो इससे बनाई जाती है, बाकी सब धोखा होता है। लेकिन अगर आपको रिमोट एरिया के अंदर खाना दिया जाता है, रिमोट एरिया के अंदर, वही जो आरएफए एग्जेम्प्ट किया गया था, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000, किसी टाउन की पॉपुलेशन 20 से ज्यादा नहीं है, उससे 40 किलोमीटर अवे जो एरिया होता है, अब वहां रिमोट एरिया में आपको घर दिया गया और वहां पे खाना भी दिया जा रहा है, तो वहां तो खाना देना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो खाना भी 50 रुपए से महंगा भी होगा तो अभी, भैया 50 से महंगा भी है तो क्या एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है वो कहीं और से खा ले? नहीं, वहां तो अरेंज करने में, खाने में, सिलेंडर लाने में कितने कॉस्टिंग आ जाएगी, वहां पे कुक, तो वो खाना तो कॉस्टली भी अगर होगा तो भी एग्जाम किया जाएगा, तो नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उस पर टैक्स पे नहीं पे करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट परचेज है गिफ्ट वाउचर और टोकन। अगर काइंड में होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू मनी आर नॉट एक्सेम्प्ट। अगर गिफ्ट इन कैश है, गिफ्ट इन कैश, तो फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर काइंड की फॉर्म में है, काइंड की फॉर्म में है, यह आपको वाउचर या टोकन दे दिया गया जो नॉट ट्रांसफरेबल है, जो कैश में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते हैं, जैसे अमेजोन का वाउचर दे दिया। और अब तो यही जमाना आ गया है, पुराने जमाने में तो हम आज जिसकी केयर करते थे उसको गिफ्ट देते थे, हम सोचते थे सामने वालों को क्या पसंद होगा और वो चीज उसके लिए देते थे। एम्प्लॉयर्स क्या क्या देते थे पुराने जमाने में? जूसर मिक्सर बड़ा फेवरेट आइटम हुआ, क्या मिला? सब दिवाली पे जूसर मिक्सर गिफ्ट दिया है, जूसर मिक्सर मिला है हमारे लिए। कितना फेवरेट आइटम था जूसर मिक्सर। आपके पेरेंट्स वगैरह जॉब करते होंगे, उससे पूछते 10 साल पहले क्या मिलता था? जूसर मिक्सर। अब घर के अंदर 3-3 जूसर मिक्सर हो गए तो क्या करेगा आदमी उसका? तो अब तो बॉस भी क्या करने लगे हैं, अमेजोन का वाउचर दे दिया, विजय सेल्स का वाउचर दे दिया, क्रोमा का वाउचर दे दिया, अपने अपने पसंद की चीज अपने भी बच्चों के संग जाके आप सिलेक्ट कर लो, तो वाउचर या टोकन दिया जाता है। लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, गिफ्ट ही लेना पड़ेगा। तो जो भी गिफ्ट की वैल्यू होगी उसमें से 5,000 रुपए माइनस कर देना, जो बच जाएगा दैट इज टैक्सेबल वैल्यूएशन। तो 5,000 रुपए तक का नॉन टैक्सेबल कर दिया जाएगा, जो बैलेंस होगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर क्रेडिट कार्ड आपके लिए दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड, तो ये हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड बैंक आपको इश्यू करती है और आप उधारी पे कुछ भी चीजें खरीद सकते हो। अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग उधारी में कर सकते हो, और बैंक मैक्सिमम 50 से 55 डेज का टाइम देती है। उतने डेज में अगर पैसा बैंक को आप वापस कर देते हो तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ बैंक को क्या फायदा? बैंक पैसा कैसे कमाती हैं? जिस दुकान से भी आप शॉपिंग करते हो वहां से बैंक 2 या 3% लेती है। तो सर शॉपकीपर क्यों देता है? क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग बढ़ जाती है। आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, आपकी जेब में 4,000 रुपए पड़े हैं तो आप शॉपिंग 4 की ही करके आओगे। आपकी जेब में कार्ड पड़ा हुआ है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की लिमिट का, और कोई आइटम आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया, आपके मन में लालच आ गया, या सैलरी मिल तो जाएगी बहुत जल्दी, चलो अभी कार्ड से खरीद लेते हैं और हम फिर जब सैलरी मिलेगी तो कार्ड का पेमेंट कर देंगे। दुकानदार को भी बेनिफिट हो गया, उसका आइटम भी बिका। तो कार्ड होने से आपकी जो खर्च करते हो अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हो आप हमेशा। आपसे मतलब आम आदमी की बात मैं करता हूं हमेशा। तो वो लिमिट से ज्यादा खर्च करते हैं तो जो जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी चीज भी बिकती है, तो वो जो भी सेल जो भी जितना भी सेल होती है उसका 2 या 3% बैंक के लिए देते हैं। और अगर 55 दिन से आप लेट हो जाओगे तो फिर आप पे भी पेनल्टी और हैवी इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो वो भी बैंक का इनकम को अर्न करने का तरीका होता है। क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में मत बनवाना अगर सुकून से रहना है। क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों के लिए सही रहते हैं जिनको अपने ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल है। हम कार्ड को तभी यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा हमें कोई नेसेसिटी है, हमारा कैश कहीं फंस गया है, हमें बहुत अर्जेंटली पैसे खर्च करने हैं, 4-5 साल में एक बार या 2 साल में एक बार, इस काम के लिए कार्ड होना चाहिए। या कभी कोई बहुत शानदार ऑफर है, कार्ड पे 10-15%, 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है 10,000 रुपए का, इन कामों के लिए। डेली रूटीन के लिए अगर कार्ड आप यूज कर रहे हो तो आप अपनी जिंदगी को नरक बनाने जा रहे हो, आप इस दुष्चक्र में फंसने वाले हो बुरी तरीके से। तो कार्ड जब बनाते हो तो कार्ड की मेंबरशिप फीस भी होती है, एनुअल फीस भी होती है, और कार्ड को जब खर्च करते हो तो कार्ड का जो खर्चा होता है आपके लिए शॉपिंग का, वो भी अगर बॉस पे कर रहा है। अब मेरे पास कार्ड है, उसकी एनुअल फीस भी मेरा बॉस पे करे, हर साल की मेंबरशिप फीस होती है एक बार वन टाइम, वो भी बॉस पे करे, कार्ड से जो शॉपिंग करता हूं वो भी बॉस पे करे, तो ये मेरे हाथ में फुली टैक्सेबल हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स।
इसके बाद दे रखा है आखिरी पर क्लब फैसिलिटी, क्योंकि इसके बाद के तो तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए थे। क्लब फैसिलिटी क्या होती है? अगर आप किसी हेल्थ क्लब को, एजुकेशन क्लब को, एंटरटेनमेंट क्लब को, जिम मान लो, आप जिम के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो, जिम के लिए आप ज्वाइन करते हो, आप कहते हो बॉडी बनाते हैं, तो वो आपका शौक है और बॉस उसके लिए पैसे दे रहा है, तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी फुली टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परचेज। आप किसी एंटरटेनमेंट क्लब के हैं, आप स्पोर्ट्स क्लब के हो, कोई क्लब आपके शहर में है, उसके आप मेंबर हो, वहां जाके क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, गोल्फ खेलते हो, और जो भी मेंबरशिप फीस है वो आपका बॉस पे करता है, तो वो आपके लिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये क्लब फैसिलिटी भी फुली टैक्सेबल होती है। इसके बाद के तीनों पर्क मैंने आपको टीच कर दिए थे। फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट भी टीच कर दिया था, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट भी टीच कर दिया था, और इंटरेस्ट फ्री लोन भी मैंने आपको टीच कर दिया था। इसलिए मैंने बोला मैं आखिरी टीच कर रहा हूं क्लब, क्योंकि फुली टैक्सेबल होता है। सर जो ब्लॉक में आपने लिखा हुआ है पेपर में कभी नहीं आया, नेवर, लेकिन तब भी मैं एक बार आपको इसलिए पढ़वा देता हूं कि अगर बुक में दे रखा है तो चलो आपको पढ़ना चाहिए। अगर ये क्लब फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज एट द एम्प्लॉयर्स प्रेमिसेस, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। बाहर किसी क्लब को मत करो आप पहली बात तो सारे एम्प्लॉइज के लिए दो और ऑफिस के प्रेमिसेस पे दो। जैसे कि मेरे बॉस के पास एक बहुत बड़ा रूम था, हॉल टाइप का था, उसके अंदर उसने क्या जिम, उसने सारे चेस्ट प्रेस ला के भी रख दिया, साइकिल ला के भी रख दिया, ट्रेडमिल ला के भी रख दी, उसने डंबल्स भी ला के रख दिए, स्क्वाट्स के लिए भी ला के रख दिया, जो जितने भी आपके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आपके जिम करने के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए, वो सारे ला के रख दिए। और हर एम्प्लॉय से कह दिया कि आप ऑफिस में आधे घंटे पहले आ जाओ, या ऑफिस से जाने के बाद अगर आप चाहो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जिम कर सकते हो, यूनिफॉर्मली टू ऑल एट ऑफिस प्रेमिसेस। तो इसके लिए सरकार कहती है एग्जेम्प्ट होगा अगर ऑफिस प्रेमिसेस में दिया जा रहा है। और लॉजिकल बात भी है, एम्प्लॉय ने ज्वाइन नहीं किया तो उससे पहले भी चीजें वहां पे रखी हुई थी, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तब भी चीजें वहां रखी थी, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कहां हो रहा है? हाँ सर, बॉस बोला बंसल जी केवल आपके लिए जिम बनाइए, केवल आप ज्वाइन करोगे फिर तो समझ में आता है मुझे बेनिफिट है, लेकिन यूनिफॉर्मली सब एम्प्लॉयज के लिए है, तो वो तो है ही, जिम एग्जिस्ट कर ही रही है, 4 डंबल्स मैंने भी मार लिए तो क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर। मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि एक जगह गर्मी है बहुत और मेरे लिए स्पेशली पंखा लगा दिया जाए, मुझे बेनिफिट हुआ? हाँ बेनिफिट हुआ। लेकिन एक जगह पंखा पहले से लगा हुआ है, हवा आ रही है, 10 लोग बैठे हुए हैं और चेयर्स बहुत सारी अभी और भी खाली हैं, एक चेयर पे जाके मैं बैठ जाता हूं, बताओ मेरे लिए कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ा? पर कोई आपके लिए, वो तो पहले से फैन लगा था, हवा थी, आपने आके उस हवा को एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए खर्चा कहां किया गया? तो मेरे लिए जिम बनाओगे तो मैं टैक्स पे करूंगा, जिम वाज देयर टू ऑल एम्प्लॉइज, उसमें एक मैंने ज्वाइन किया तो मैं भी करने लगा, मैं छोड़ के जाऊंगा तो फिर मैं नहीं करूंगा, तो मेरे लिए बॉस ने खर्चा कहां किया, इसलिए एग्जाम्प्ट हो जाता है। हाँ मैं बाहर कोई जिम, गोल्ड जिम को मैं ज्वाइन करता हूं, बाहर एक बहुत फेमस जिम है, गोल्ड जिम है, या फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस भी आपने सुनी होगी 24 आवर्स की, उस जिम की मैंने मेंबरशिप फीस ली और 5,000 रुपए पर मंथ मेरा बॉस पे कर रहा है। अब ये 5,000 रुपए जो मेरा खर्चा था ये बॉस कर रहा है, इसलिए टैक्सेबल होगा। बट ऑफिस प्रेमिसेस में यूनिफॉर्मली सभी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता पॉइंट सेकंड दे रखा है, बॉस ने अपने प्रेमिसेस में प्रोवाइड नहीं किया लेकिन किसी क्लब की इंस्टीट्यूशनल या कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ली, where benefit does not remain with a particular employee after cessation of the employment are exempt। मेरा बॉस एक जिम के पास गया, एनी टाइम फिटनेस के पास गया और उसने कहा हमारी कंपनी के एम्प्लॉय आया करेंगे, कार्ड दिखा के आप उनको जिम करने के लिए कितना पैसा लोगे? बोले सर आप 5 लाख रुपए जमा कर दो, कॉर्पोरेट मेंबरशिप। अब आपके चाहे 10 एम्प्लॉय आए चाहे 20 एम्प्लॉय आए, किसी भी टाइम आए, हम वो कार्ड दिखा दें, हम उनके लिए अलाउ कर देंगे जिम करना। अब अगर मैं, मेरे लिए कितना खर्चा किया गया? 0। क्यों? मैं एम्प्लॉय नहीं था तब भी 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और मैं छोड़ दूंगा तो मैं जिम को एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। 5 लाख तो बॉस ने पहले खर्च कर दिया ना, कोई जाए तब भी 5 लाख रुपए, कोई नहीं जाए तब भी 5 लाख रुपए खर्च कर दिया। तो जब सभी के लिए 5 लाख खर्च कर दिया और मैं चला गया तो मेरे लिए तो कुछ भी खर्चा नहीं किया ना, और मैं जॉब छोड़ दूंगा उसके बाद तो मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए इसके लिए भी एग्जाम किया गया। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, लेकिन ये पेपर में कभी नहीं आता है जो ब्लॉक में है, बस इतना आएगा क्लब फैसिलिटी, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। तो कौन कौन से फ्रिंज बेनिफिट्स टीच करे? 3 सबसे पहले टीच करे, फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट, सेल ऑफ मूवेबल एसेट, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशन रेट।
उसके बाद अपनी बुक से मैंने 3-4 और टीच करे, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो खुद पैसेंजर्स को यहां से वहां ले जाती हैं, वो अपने एम्प्लॉय को भी अगर ले जा रही हैं उनके पर्सनल पर्पज से, तो नो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रेलवे या एयरलाइंस ने अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया हुआ है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो तो आने जाने का, वहां लोकल घूमने का, वहां रहने खाने पीने का खर्चा आपका बॉस करता है, जो एलटीसी नहीं होना चाहिए, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वर्किंग आवर्स में आपका बॉस लंच या लंच के कूपन्स दे रहा है तो 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन टी और चाय, अगर टी स्नैक्स आपके लिए दिया जाता है तो नॉन टैक्सेबल होगा। हाँ, लंच अगर रिमोट एरिया में दिया जा रहा है तो 50 क्या पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपको गिफ्ट या गिफ्ट वाउचर काइंड में दिए जा रहे हैं तो 5,000 रुपए तक का एग्जेम्प्ट होगा, 5,000 से ऊपर वाला आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड भी फुली टैक्सेबल होगा और क्लब फैसिलिटी भी टैक्सेबल होगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ द पैकेजेस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और डाउट नहीं है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन नंबर 26 करके दिखाओ। और जिन लोगों ने क्लासेस बाई करी हुई हैं, जो जूम पे नहीं देखते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस बाई करी हुई हैं, उनको मैं एडवाइज कर रहा हूं कि आप पहले आगे देखने से पहले आप भी खुद सॉल्व करो, और फिर उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना, क्या दोनों का आंसर मैच कर रहा है, अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो किस वजह से नहीं किया। अगर खुद क्लियर हो जाता तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं होता तो मुझे ईमेल करो या व्हाट्सएप करो, मैं आपको जवाब दूंगा। और जो बच्चे देख रहे हैं वो अभी इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, और अगर डाउट है तो पहले डाउट पूछ लें बेटा। अपने आंसर पोस्ट करना मैं शुरू करता हूं। 3,60,000, डियरनेस अलाउंस 1,20,000 एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फॉर्मिंग। 4,500 माइनस 2,400 रुपये, 2,100 ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इंटू 12, 24,000 रुपये, ये टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्री का बाद में निकाल देंगे। सर्वेंट, स्वीपर एंड वॉचमैन ईच 2,500 इंटू 3 इंटू 12, 9,000 रुपीज, नहीं 7,500, 90,000। हाँ, ये हो जाएगा बेटा आपके लिए 7,500 हो गया ना, सही है, 90,000। रिफ्रेशर कोर्स एग्जेम्प्ट होता है। क्रेडिट कार्ड बिल्स 170 के दे रखे हैं, ये तो ज्यादा दे दिए मैंने, चलो अब दे रखे हैं तो 170 पूरा कर देते हैं। 200 मील प्रोवाइड करे, 200 मील्स 80 रुपए के हिसाब से, तो 200 इंटू 80 16,000, माइनस 200 इंटू 50 10,000, तो 6,000 रुपये ये टैक्सेबल हो जाएगा। 50 रुपये पर मील एग्जेम्प्ट होता है, 30 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये टैक्सेबल। मेडिकल बिल्स फुली टैक्सेबल होते हैं 25,000। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सैलरी देख लेते हैं। बेसिक सैलरी डीए 1,20,000, 2,100 रुपये एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 24,000। तो इसकी टोटल करेंगे इसका तो कितना आएगा देख लेते हैं बेटा। 3,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,100 रुपये प्लस 24,000, ये हो गया 5,06,100। इसका 15% इंटू 15%, तो ये आ गया 75,915। और हायर चार्जेस 800 रुपये पर मंथ, 96,000। तो ये टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा, 7,915 प्लस फर्नीचर। 2,000 रुपये पर एनम रेंट है, तो 2,000 रुपये और ऐड कर दो, तो RFA हो जाएगा 77,915, 77,915। तो इसको टोटल कर लेते हैं। 3,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,100 प्लस 24,000 प्लस 77,915 प्लस 90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 6,000
प्लस 25,000, तो ये बेटा आ गया 8,75,015। यहाँ से 50 माइनस कर दिया, 8,25,015 रुपये। 8,25,015 दिस द करेक्ट आंसर। 27 करके दिखाइए बेटा, 27 करके दिखाइए। आप लोग अपने आंसर पोस्ट करना, आप लोग अपने आंसर पोस्ट करना सब लोग, मैं शुरू कर रहा हूं। 35,000 इंटू 12, 4,20,000। डियरनेस अलाउंस इंटू 12, 1,44,000। हेल्थ क्लब टैक्सेबल 12,000। एम्प्लॉय प्रेजेंटेड हिम ए वॉच -5,000, 1,600 रुपये। 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के तो 8,000, 18,500। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट होता है। कंपनी प्रोवाइडेड मील फैसिलिटी इन कंपनीज कैंटीन, ही अवेल्ड 200 मील्स ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर 80 पर मील, एम्प्लॉयर रिकवर 10 फ्रॉम मील। तो मील फैसिलिटी कितना निकालेंगे, वर्किंग नोट्स में निकाल लेते हैं नीचे। 200 इंटू 80 16,000 माइनस 200 इंटू 50 10,000। जो चीज 16,000 रुपये की 6,000 रुपये बेनिफिट हुआ और बॉस ने कितना रिकवर किया, 10 रुपये पर मील, तो 200 इंटू 10 2,000 रुपये, तो बेनिफिट 4,000 रुपये का हो गया। जैसे एकोमोडेशन एट ए कंसेशन रेट पढ़ाया था, जैसे लोन एट ए कंसेशन रेट पढ़ाया था, उस तरीके से गिफ्ट एट कंसेशन रेट हो गया। गिफ्ट कह रहा हूं, सॉरी, मील। जो भी चीज आपको कुछ पैसे देके मिले वो आप माइनस कर दो। अगर आप बॉस आपका फ्री में देता तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 6,000 रुपए का बेनिफिट होता। 16 वाली चीज सरकार ने 10 एग्जाम कर रखी है, 50 रुपए पर मील, लेकिन 6,000 रुपए चीज को एंजॉय करने के लिए आपने अपनी जेब से 2,000 रुपए दिए, तो ये बन गया लंच एट कंसेशनल रेट। आपको कितना बेनिफिट हुआ, 4,000 रुपए का आपको बेनिफिट हुआ। इसके बाद ये बड़ा प्यारा है आखिरी पॉइंट। ऑन December 1, 22 कंपनी गेव हिम ए अलमीरा टू यूज, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज 12,000, तो डेप्रीशिएशन हो गया 1,200 रुपये बेटा। लेकिन क्योंकि 1 दिसंबर को दिया गया तो केवल 4 महीने का डेप्रीशिएशन लिया जाएगा, तो 400 रुपये ऐड किया जाएगा। 12,000 रुपये की अलमीरा थी, 10% डेप्रीशिएशन हो जाएगा 1,200 रुपये, लेकिन 1 दिसंबर को अलमीरा दी गई थी, तो 4 महीने के डेप्रीशिएशन पर टैक्स पे करोगे तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 400 रुपये। तो ये कितना निकल के आएगा, देखते हैं बेटा। इसके लिए टोटल करना पड़ेगा, टोटल भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपके लिए सब, जब इतना कर रहे हैं तो। 4,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600 प्लस 18,500 प्लस 4,000 प्लस 400, ये आ गया 6,05,000। इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर देंगे, 5,50,500 इज द करेक्ट आंसर। अब वर्मा जी, जब मैंने दिया है उसी समय दे रहे हो तो फायदा क्या हुआ देने का बेटा? अरे मेरे साथ साथ आंसर दोगे तो फिर क्या फायदा? ठीक है बेटा, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लास में टीच करूंगा एक बहुत शानदार टॉपिक जिसको लिए कहा जाता है प्रोविडेंट फंड। मिस करोगे तो तुम जिम्मेदार होगे, अपने सैलरी अपने आखिरी मुकाम पे पहुंच रही है, बस 2-3 क्लासेस बची हैं। डोंट मिस नेक्स्ट क्लास, कुछ भी हो जाए प्रोविडेंट फंड मैं ही तुम्हें टीच कर पाऊंगा सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से। ठीक है बेटा, हैव ए गुड डे, बाय बाय। वेलकम बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।